बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न बायो बाय ट्रिक्स। हमने पिछले लेक्चर में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया था थोड़ा सा, और कुछ उसके टॉपिक में से कुछ रहता है जो आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। हमने क्या पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में? न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली है। यूकैरियोटिक सेल में वो तमाम ऑर्गेनेलीज शामिल होती हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। न्यूक्लियस जो है वो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। जिस तरह कंप्यूटर की सीपीयू जो है उसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, इसी तरह ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस को बोला जाता है। न्यूक्लियस में तमाम वो फंक्शन होते हैं, तमाम मेटाबॉलिक फंक्शंस जो सेल में होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? उसे न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ये एक यूकैरियोटिक सेल है। न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि एक क्रोमोसोम होता है, और वो जिस जगह पे होता है उस जगह को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियस है, जैसे मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। ये जस्ट फास्ट क्विक रिव्यू है इसकी। दिस इज न्यूक्लियस और ये है यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, ये न्यूक्लियस जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं। इस तरह दो मेम्ब्रेन होते हैं, वैसे फोल्ड करके ऐसे, और इनके दरमियान में बहुत सारे पोर्स होते हैं। देखिए ये पोर्स हैं, जिसे क्या बोला जाता है? इसे न्यूक्लियर पोर बोला जाता है, न्यूक्लियर पोर। इन पोर्स के जरिए क्या होता है, यहाँ सेल से मटेरियल्स जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस से मटेरियल्स आते हैं वो सेल में आते हैं जहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस का जो सेमी लिक्विड फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल के सेमी लिक्विड फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। कई दफ़ा बता चुकी हूँ। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या चीज़ें होती हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए होता है, या क्रोमोसोम्स होते हैं। डीएनए जो है वो फोल्ड होके, सुपर कॉइल होके क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम को अगर हम एक डब्बा मान लें कि उस डब्बे में क्या हो जाते हैं, ताकि कम जगह में से बहुत सारा डीएनए आ सके, उस एक क्रोमोसोम में वो फोल्ड होके डीएनए फिट हो जाता है। और ह्यूमन बींग्स में बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, और हर सेल्स में, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है वो यूकैरियोटिक सेल से बना है, यूकैरियोटिक हैं, और उनके सारे सेल्स यूकैरियोटिक होते हैं, तो उसमें बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, और हर सेल में न्यूक्लियस होता है, और हर न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी ह्यूमन की पूरी बॉडी जो है, जितने सेल्स होंगे उसमें उतने न्यूक्लियस होंगे, और हर न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो कितने बिलियंस, जितने कि ह्यूमन बीइंग की बॉडी जितने सेल से बनी होती हैं उसमें 46 क्रोमोसोम लगा के कितने सारे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ये आप लोग अंदाज़ा लगा लें। चूँकि ये मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि सेल से, ये फॉर एग्जांपल डीएनए है, चूँकि डीएनए बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है, और ये सुपर कॉइल्ड होता है ताकि ये कम जगह गिरे।
तो यहाँ पे ये किस चीज़ पे कॉइल्ड होता है, जिस तरह एक धागा हम लेंगे और ये क्या है, ये एक बॉल है, उस पे ऐसे रैप कर लें ताकि वो कम जगह गिरे। वैसे तो अगर धागे को हम खोल दें तो वो बहुत लंबा होता है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ पे उसको रैप कर लें तो वो इतना सा बन जाता है। तो इसी तरह अगर डीएनए को हम ले लें, दिस इज डीएनए, ये किस चीज़ पे रैप होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स के गोले होते हैं उस पे रैप कर जाता है, यहाँ से ऐसे। और हर हिस्टोन प्रोटीन पे ये डीएनए जो है ये 2 दफ़ा ऐसे रैप करता है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा ये रैप करता है हर हिस्टोन प्रोटीन पे। और ये हिस्टोन प्रोटीन प्लस हिस्टोन प्रोटीन का एक गोला और ये इसके साथ जो डीएनए है जो रैप कर गया है इस गोले पे, डीएनए, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। और इसी तरह एक डीएनए पे बहुत सारे एक डीएनए जो है वो बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन पे रैप करता है। और ये जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि ये क्या है, इस तरह बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। जैसे कि ये मोतियाँ हैं, ये हिस्टोन इस तरह लगे होते हैं जैसे मोती हम धागे में पिरोते हैं और हार बनाते हैं। इसी तरह ये क्या है, ये ग्रीन जो मैंने बनाया है ये है डीएनए और ये जो है ये हिस्टोन प्रोटीन है। ये आप लोग जहन में रखें, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन्स पे डीएनए लिपटा नहीं होता, हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में होते हैं। तो डीएनए पे जो हिस्टोन प्रोटीन पे जो डीएनए लगा होता है और ये जो स्ट्रक्चर बनाता है ये किस तरह लगता है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, और इसको क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रोमेटिन। अब ये कंफ्यूजन आप लोगों की दूर हो गई कि न्यूक्लियोसोम क्या है, क्रोमेटिन क्या है। अब हम बनाएंगे क्रोमोसोम कि क्रोमोसोम क्या है। जिस तरह ये एक स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन का, अब ये तो काफ़ी लंबा है और हर एक सेल में छोटा सा न्यूक्लियस होता है, हमें सेल भी नज़र नहीं आता तो न्यूक्लियस उसके अंदर होता है, वो कितना छोटा होगा। और उसके अंदर जो क्रोमेटिन होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। तो ये क्रोमेटिन जो है ये यहाँ आके से सुपर कॉइल्ड हो जाता है यहाँ पे, और ये डीएनए का ये स्ट्रक्चर जो है इसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमेटिन जब सुपर कॉइल्ड हो गया, इसने एक स्ट्रक्चर बना लिया, इसको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। इस पे हिस्टोन प्रोटीन लगे हुए हैं। क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। ठीक है, और अगर ये सेल हैं, ये हमने लिया सेल, न्यूक्लियस लिया हमने, सेल ये है, ये हमने न्यूक्लियस लिया। इसमें जो क्रोमेटिन होते हैं वो कहीं कहीं पे उसका ऐसे डेंस स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है। अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें बहुत डेंस स्ट्रक्चर नज़र आता है। दिस इज क्रोमेटिन। इस डेंस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, NUCLEOUS। ये नया लफ्ज़ आप लोगों के सामने आ गया, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, यहाँ पे
राइबोसोमल आरएनए बनते हैं। राइबोसोमल आरएनए डीएनए से क्या बनता है, ये फॉर एग्जांपल डीएनए है। इससे डिफरेंट टाइप के आरएनए बनेंगे, जैसे कि मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। न्यूक्लियोलस वो जगह है जहां से राइबोसोमल आरएनए बनता है। राइबोसोमल आरएनए, आर जिसे हम क्या बोलते हैं, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो इस जगह को क्या बोला जाता है, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम क्या है, ये राइबोसोमल आरएनए ही है जो किसी और प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, राइबोसोम्स के दो यूनिट बना लेते हैं। ये क्या है, ये राइबोसोमल आरएनए ही है जो प्रोटीन के साथ मिलकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। अच्छा, ये राइबोसोमल, ये न्यूक्लियोलस जो है वो किस चीज़ का साइट है, वो राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोम्स बनाने की फैक्ट्री है। और राइबोसोम क्या है, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। मतलब ये राइबोसोम्स जो है ये मैसेंजर आरएनए पे लग जाएंगे और इस तरह प्रोटीन इससे बनेगा। डीएनए के इस प्रोसेस को, जिससे डिफरेंट आरएनएस बनते हैं, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। और इन आरएनए से फिर जब प्रोटीन बनता है, डीएनए से जब डिफरेंट आरएनएस बनते हैं, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। और डिफरेंट आरएनएस से जब प्रोटीन बनता है तो इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन। दिस इज ट्रांसलेशन। यहाँ पर नजर नहीं आता और सब कुछ कट जाता है, इसलिए मैं इस तरह लिख रही हूँ, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन बनता है। आई बात समझ में। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। इस लेक्चर में बहुत सारे कंफ्यूजन आप लोग के दूर होने वाले हैं कि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, ये सारी बातें जो है आप लोग के क्लियर होने वाले हैं। और क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिड क्या है। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में। जैसे कि हमें मालूम है कि क्रोमेटिन से, जब क्रोमेटिन जो है वो सुपर कॉइल्ड हो जाता है तो वो किस चीज़ की शक्ल में आ जाता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में। तो ये हम बना लेते हैं एक क्रोमोसोम, यहाँ बना लेते हैं ताकि जगह हमारे पास रहे। ये है क्या, ये दो जगहों से कंस्ट्रक्शन इसकी हो गई है। इस जगह को क्या बोला जाता है, इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। और ये दो आर्म हैं, जिस तरह हमारे दो बाजू हैं, ये भी, इसकी भी दो आर्म हैं। ये क्यू आर्म है और ये पी आर्म है। कभी कभार या कुछ स्पीशीज़ में क्रोमोसोम्स जो है वो उनकी यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो जाती है, यहाँ से भी ये पिचक जाता है। तो इस कंस्ट्रक्शन से ये एक बबल सा बन जाता है और यहाँ से इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। इस जगह को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और ये जो है ये क्या है, सेंट्रोमियर। और ये इसका पी आर्म और ये इसका क्यू आर्म। ये जो ऊपर वाली जगह होती है, जो बिल्कुल इसका सिर होता है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज टीलोमियर। टीलोमियर जो है ये जब एज में हम बड़े हो जाते हैं तो टीलोमियर जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। इस वजह से जो है एजिंग होती है टीलोमियर की वजह से। और इसमें क्या होता है, डीएनए होता है, सुपर कॉइल्ड क्रोमेटिन इसमें से लग के ये डीएनए, इसका ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अब क्रोमोसोम्स कभी कभार हम बुक में देखते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है वो इस फॉर्म में भी होते हैं
या कभी कभार इस फॉर्म में भी हमें नज़र आते हैं। तो इस दो क्रोमोसोम में क्या फ़र्क है? असल में ये दोनों एक ही चीज़ है, ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें जो है अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो सिंगल है और इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया है। क्रोमोसोम जो है वो तो एक ही है, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए क्योंकि इसने आगे डिवाइड होना है, इसने दो डॉटर सेल्स बनाने हैं और एक क्रोमोसोम एक डॉटर सेल को देना है और दूसरा क्रोमोसोम जो है दूसरे डॉटर सेल को देना है। यहाँ से इसने डिवाइड होना है, इसलिए ये सिर्फ अमाउंट ऑफ डीएनए को क्या कर लेता है, डबल कर लेता है। तो ये एक ही क्रोमोसोम है। हम किस तरह पहचानेंगे कि ये एक क्रोमोसोम है या दो क्रोमोसोम है? हम इसको यहाँ से सेंट्रोमियर से, जो सेंटर में जो गोल ये हैं, गोल जो मैंने रेड कलर दे दिए हैं, उससे हम पहचानेंगे कि ये क्या है, सेंट्रोमियर, जिसे हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। अगर ये एक ही सेंट्रोमियर है, एक ही सेंट्रोमियर एक क्रोमोसोम पे लगा हुआ है, तो वो हम कंसिडर करेंगे कि ये एक ही क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है। लेकिन ये स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइम पे होता है और बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर यानी क्रोमेटिन का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट टाइम पे होता है और ये जो डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए वाला स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट टाइम पे होता है, जो हम सेल साइकिल में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि क्रोमोसोम को हम सेंट्रोमियर के बेस पे किस तरह डिवाइड करते हैं। क्रोमोसोम को हम सेंट्रोमियर के बेस पे 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वैसे तो क्रोमोसोम्स जो है उसको हम सेक्सुअल क्रोमोसोम, ऑटोसोम के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर के बेस पे, सेंट्रोमियर के बेस पे। अब ये लिया हमने एक क्रोमोसोम, यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये इसकी पी आर्म्स है और ये इसके क्यू आर्म। ऊपर वाले को पी आर्म बोला जाता है और नीचे को क्यू आर्म। और ये क्या है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। अब ये एक ही क्रोमोसोम है और इनके दोनों आर्म्स जो है वो बराबर हैं, यानी P इज इक्वल टू Q। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक जो है उसको हम वी शेप भी क्रोमोसोम भी बोलते हैं। हम इसको वी शेप क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है जब ये सेल डिवाइड करता है, यहाँ पे सेंट्रियोल्स होते हैं और सेंट्रियोल से ये दरमियान में क्या होता है, इक्वेटर होता है, सेल का इक्वेटर होता है। तो ये एम फेज के मेटाफेज में, एम फेज में 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये एनाफेज में फॉर एग्जांपल अगर हम कोई स्पीशी ले जिसके 2 क्रोमोसोम हैं, तो ये ऐसे आके यहाँ पे लेट जाते हैं। कौन से फेज में, एम फेज के मेटाफेज में। ये क्या है, पी आर्म, क्यू क्यू, पी पी क्यू क्यू। यहाँ पे सेंट्रोमियर में यहाँ पे क्या लगा होता है, एक प्रोटीन लगा होता है जिससे हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर पे क्या लग जाते हैं, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स एराइज होते हैं और ये इस पे लग जाते हैं। अब जब ये एनाफेज फेज आएगा तो क्या होगा, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है सेल का, एनाफेज में ये क्रोमोसोम जो है ये दरमियान में से पट जाएंगे, से ये यहाँ आ जाएगा और ये वहाँ चला जाएगा, यानी ये एक क्रोमोसोम जो है वो 2 क्रोमोसोम में फट जाएगा, क्योंकि अब सेल ने डिवाइड करना है तो एक क्रोमोसोम इस सेल में चला जाएगा और एक क्रोमोसोम इधर आ जाएगा। इसी तरह ये क्रोमोसोम जो है ये भी फट जाएगा।
दरमियान में से। ये एक इधर चला जाएगा और ये एक इधर, और हर एक सेल में जो होता है उनका 2 क्रोमोसोम इस सेल में आ जाएंगे और 2 क्रोमोसोम इस सेल में आ जाएंगे, क्योंकि ये जिस ऑर्गेनिज्म की हमने एग्जाम्पल दी है उसमें टोटल 2 क्रोमोसोम्स हैं, उसके सेल में टोटल 2 क्रोमोसोम्स हैं। तो ये सेल डिवाइड करके इस सेल में भी 2 क्रोमोसोम आ जाएंगे और इसमें भी 2 क्रोमोसोम ही आ जाएंगे। तो जब ये इसके साथ लगेगा तो क्या होगा, जब ये एक चीज़ यहाँ पे हम किसी चीज़ को इस तरह पकड़ते हैं दरमियान में से जैसे धागा, तो वो क्या बना लेता है, इस शेप में वो मूव करेगा। ये स्पेंडल फाइबर्स हैं, ये शॉर्टन होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये अपने यहाँ इसको यहाँ खींचेंगे और इस साइड पे भी यही होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इनका, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वी शेप। ये वी का ही बनता है, देखो इंग्लिश लेटर वी की तरह ही नजर आता है। दिस इज वी, दिस इज वी, और ये अलग से सेल बन जाएगा और ये अलग से सेल, और इन दोनों सेल में ये क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम आ गया ये सेंटर में, और ये दूसरा क्रोमोसोम किस तरह मैंने बना लिया, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें। ये 2 सेल, ठीक है, 1 2 सेल हो गए और हर एक में 2 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, क्योंकि ये एक ये है, एक ये, और एक ये। इस तरह अगर हम ह्यूमन बीइंग्स का एग्जाम्पल दें तो उसमें हम 46 क्रोमोसोम बनाएंगे, इस सेल में भी 46 बनाएंगे, और 46 जो है वो अलग हो जाएंगे, फिर अलग से 46 क्रोमोसोम जो है वो क्या करेंगे, 46 डबल कर लेंगे, फिर 92 बनते कि कितने, फिर ये यहाँ चले जाएंगे 46, और फिर यहाँ से कुछ जो है वो दूसरे सेल में 46 आएंगे, तो सेल में जो है वो 46 यहाँ पे आ जाएंगे। और मैंने अपनी आसानी के लिए 2 क्रोमोसोम्स लिए हैं। ओके, आई समझ में बात। अब हम बात करेंगे मेटासेंट्रिक के बाद सब मेटासेंट्रिक। ये हमने लिया क्रोमोसोम, ये इसकी पी आर्म है और ये क्यू आर्म, दिस इज पी आर्म और ये है क्यू आर्म, दिस इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक। नज़र आ रहा है या नहीं? तो जब मैं वीडियो देखती हूँ तो सब कुछ मेरा बाहर होता है। क्यू आर्म, सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, पी जो है वो छोटा है, पी इज स्मॉलर देन क्यू, पी आर्म जो है वो क्यू से छोटा है। और ये कौन सा शेप बनाएगा, अगर हम सेल लें, ये मेटाफेज है, उसमें इस क्रोमोसोम को हम लिटा दें यहाँ पे, पी आर्म थोड़े से छोटे हैं और क्यू आर्म थोड़े से लंबे हैं, इसी तरह ये भी और ये भी, और यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स आएंगे, यहाँ पे अटैच होंगे, और यहाँ पे भी स्पिंडल फाइबर्स आएंगे, यहाँ पे अटैच होंगे। इसको जब ये लेके जाएंगे, तो जब ये लेके आएंगे तो क्या होगा, इसका कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे ये ऐसे, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स इसको लेके आ रहे हैं, दिस इज स्पिंडल फाइबर्स। और ये क्या है, सेंट्रियोल है। और इसी तरह ये दूसरा क्रोमोसोम भी मैं बना लेती हूँ, ये इसका पी आर्म है और ये क्या है, ये क्यू आर्म है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर हम देखें, दिस इज लाइक एल, जैसे कि हम इंग्लिश लेटर एल लिखते हैं, तो हम इसको क्या, सब मेटासेंट्रिक को एल शेप से भी लिखते हैं। इसके बाद जो है वो है एक्रोसेंट्रिक। ये हमने क्रोमोसोम लिया, एक्रोसेंट्रिक में पी जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं एज कम्पेयर टू क्यू के, दिस इज पी और ये क्यू, पी इज मोर स्मॉलर देन, अच्छा यहाँ पे मैंने पी जो है वो स्मॉलर है, पी इज मोर स्मॉलर देन, 2 दफ़ा मैंने लिख दिया कि 2 बहुत ज़्यादा स्मॉलर है देन क्यू, पी इज मोर स्मॉलर देन क्यू। इसको हम एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं।
एक्रोसेंट्रिक। और जब ये इसी तरह मेटाफेज में जाएंगे, उसको ये इसी तरह खींचेगा, जैसे कि ये क्या है, ये है क्यू, दिस इज क्यू, और ये पी जो है ये बहुत छोटा है, ऐसे इसको खींचेंगे। जैसे कि यहाँ से हम खींचते हैं, ये सेंट्रोमियर है फॉर एग्जांपल, ये इसको खींच रहा है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, ये जे शेप स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये जे शेप बनाता है, इसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। इसके अलावा जो है कौन सा है लास्ट वन, एक्रोसेंट्रिक, एक है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक का हम क्या है, टीलो मतलब कि जो सिरा होता है उसको बिल्कुल सर जो होता है इसका बिल्कुल वो वाला पोर्शन है ही नहीं, ऊपर वाला क्यों पोर्शन है ही नहीं, पी वाला पोर्शन बिल्कुल है ही नहीं, तो हम इसको टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। और टीलोसेंट्रिक को जब हम लेके आएंगे, जैसे स्पिंडल फाइबर के साथ ये अटैच हो जाएंगे, ये क्यों आएगा, तो ये आई शेप बनाएगा। अब उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक इज वी शेप, सब मेटासेंट्रिक इज एल शेप, एक्रोसेंट्रिक इज जे शेप, टीलोसेंट्रिक इज आई शेप। ये है सेंट्रोमियर के बेस पे हमने इसको डिवाइड किया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम इंशाल्लाह कल देंगे, और वो है फिर कोई और ऑर्डिनरी हम उसमें सेलेक्ट करेंगे। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, और मुझे कमेंट करें कि अगर आप लोग जिस तरह मैं पढ़ाती हूँ, अगर आप लोग इससे भी अच्छा पढ़ना चाहते हैं या मुझे कोई मशवरा देना चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ अपनी क्वेरीज जो है वो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी वीडियोस जो है वो उन तमाम बच्चों के लिए हैं जो 9-10 का बच्चा है, या एफएससी का बच्चा है, या एमडीकेट की तैयारी कर रहा है, या कोई फार्मेसी का एग्ज़ाम दे रहा है, या उन बच्चों के लिए हैं जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए हैं जो बायो में इंटरेस्ट रखते हैं। तो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल बेसिक्स बताऊंगी आप लोगों को, ताकि आप लोगों की बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हों। कि अल्लाह हाफ़िज़। अपनी मैम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।